हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देख रहे थे 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो देख लीजिए, अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन्हें एक बार देख लीजिए, जिसमें आपने पढ़ा है अभी तक। इससे पहले आपने एमसीक्यूज देखे थे, ठीक है, जिसे आपने क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लिया था। अब हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपने एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ा है। क्या होता है एपोमिक्सिस, आपने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रकार है, जिसमें बिना निषेचन के यहाँ पर क्या होता है, बीज का उत्पादन होता है। ठीक है, क्या उपयोग होते हैं उनके, आपने कहा कि ये क्या है, उत्पादन की एक लागत प्रभावी विधि है। और अगर आपको कोई एक ऐसा प्लांट आपके पास आ गया है कि जिसको कि आपको सेम जेनेटिक कॉपी वाले क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने कहा आरएनए पॉलीमरेज का कोई एक कार्य लिखिए। तो आपने कहा आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए बाय फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। आरएनए का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है जो कि यहाँ पर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग डीएनए सीक्वेंस इनटू एन आरएनए सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बीटी विष किस जीवाणु से निर्मित होता है। आपने कहा बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, बीटी विष या बीटी टॉक्सिन यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगला प्रश्न आपके पास आया था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया था जैव निम्नीकरण योग्य एवं जैव निम्नीकरण अयोग्य अपशिष्टों के कोई एक एक उदाहरण दीजिए, जो आपको होमवर्क में दिया गया था। मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। आज हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है और 2 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सजीव प्रजक और या जरायुज जंतुओं में भ्रूण का विकास व पोषण कहाँ और किसके द्वारा होता है, यानी कि where and by which the development and nutrition of embryo takes place in viviparous animals। आपको पूछा गया कि जो viviparous animals है उनमें जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, उसे न्यूट्रिशन किस प्रकार से मिलता है। तो हमने बात की थी यहाँ पर जो यूट्रस होता है, यूट्रस में ही जो विविपेरस एनिमल है उनका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है। डेवलपमेंट कहाँ हुआ, आपने कहा यूट्रस में हुआ। ठीक है, यूट्रस की जो वॉल होती है, आपने कहा जो एंडोमेट्रियम सबसे बाहर वाली वॉल होती है, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, वहीं पे डेवलपमेंट होता है। ये आपने कल डायग्राम में भी देखा था। ठीक है, क्या देखा था डायग्राम में, ये आपकी एंडोमेट्रियम आ गई है। ये आपके एम्प्यूला वाले पोर्शन में क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होगी आपकी ओवरी। ठीक है, ये क्या है, जाइगोट है। अब जाइगोट में क्या होंगे, जैसे जैसे जाइगोट आगे बढ़ेगा इसमें क्या होंगे, डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएंगे और लास्ट में ये क्या होगा, यहाँ पर इम्प्लांट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इम्प्लांट हो गया है और यहीं पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो होगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ और इसी के साथ आपने कहा कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चे को, वो मिल रहा है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा मिल रहा है तो होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया था यौन संचारित संक्रमण से बचाव के कोई 2 उपाय लिखिए। यहाँ पर आपको बताए गए थे जो एसटीडीज होती हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उसके एग्जाम्पल आपको दिए गए थे। उनसे बचाव के उपाय आपको होमवर्क में करके लेके आने थे। ठीक है, चलिए आज जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 11। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है और में भी आपके पास क्वेश्चन है, या तो आप ये वाला सॉल्व कीजिए या ये वाला सॉल्व कीजिए। आपसे पूछा गया है प्रमोटर के कोई 2 कार्य लिखिए। प्रमोटर के क्या कार्य होते हैं, सबसे पहले आपको बताया गया प्रमोटर क्या होता है। आपने कहा प्रमोटर इज द रीजन ऑफ अ डीएनए दैट एड
in the initiation of a transcription and serve as a binding site for RNA polymerase। ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में इसका कार्य होता है जो कि RNA पॉलीमरेज को क्या करता है, बाइंड करने के लिए साइट प्रोवाइड कराता है। द ट्रांसफर RNA ऑफ्टन नोन एज tRNA एज अ टिनी क्लोवर शेप RNA दैट रीड्स द जेनेटिक कोड ऑन mRNA। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, प्रमोटर के कार्य आपको बताए गए हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपके पास आया था टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, टर्नर सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि हम सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो हमारे पास नए क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं उन्हें आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पास आया है वो है 2 नंबर के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको कहा गया है इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं। आपने कहा कि संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। फैलने के क्या क्या वेज होते हैं, आपने कहा सबसे पहले तो हवा, सेकंड पानी, तीसरा भोजन। ठीक है, तो ये कुछ वेज होते हैं जो संक्रामक रोगों के होते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर जैसे कि STDs के बारे में आपने अभी बात की है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तरीके होते हैं, माध्यम होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को फैलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग क्या होंगे, ऐसे रोग जो फैलते नहीं हैं, यानी कि आपने किसी को टच किया वो फैलेगा नहीं, या फिर हवा के द्वारा फैलेगा नहीं। ठीक है, या फिर पानी के द्वारा फैलेगा नहीं। तो ऐसे जो रोग होते हैं वो असंक्रामक रोग होते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल भी लिखने हैं इसके। चलिए, अब क्वेश्चन आपके पास जो आज का आया है वो है क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी 2 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ऑपियोइड्स, का नाम लिखे, यानी कि राइट द नेम ऑफ एनी वन ऑपियोइड। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपके पास आंसर आया है ये बड़ा आंसर है। ठीक है, इतना बड़ा आंसर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है। आपको सिर्फ ऑपियोइड्स की डेफिनेशन लिखनी है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। यहाँ पर आप समझ लेंगे। तो ओपियोइड्स क्या होते हैं, आपने कहा क्या होते हैं, ओपियोइड्स का जो यूज होता है वो आप एज अ एनाल्जेसिक करते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है कि पीड़ा नाशक के रूप में। आपने देखा होगा कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको अपना दांत निकलवाना है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो एरिया है वो सुन किया जाता है। ठीक है, जिससे कि आपको पीड़ा का आभास ना हो। जैसे कि आपको पेन किलर दी जाती है, तो ये सारे क्या है, पीड़ा नाशक होते हैं। तो ओपियोइड्स को जो यूज होता है वो एज अ एनाल्जेसिक के रूप में हम करते हैं। तो पढ़ लेते हैं ओपियोइड्स के बारे में। चलिए, अच्छा, यहाँ पर इनका जो यूज है वो पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली से यूज कर रहे हैं तो ये एज अ ड्रग्स भी बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है यहाँ पर। तो आपको यही बताया गया सबसे पहले कि ओपियोइड्स आर अ कंपाउंड that bind to opioid receptor present in the central and a peripheral nervous system and also in the gastrointestinal tract। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। आपको कहा गया कि ओपियोइड्स ऐसे यौगिक हैं जो केंद्रीय और परिधीय तंत्र और जठरांत संबंधी मार्ग में मौजूद ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ते हैं। अब रिसेप्टर आप समझते हैं, यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात आई है। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम था आपका, आपने कहा था नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से पार्ट में, आपने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में, सेंटर वाला जो पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट में क्या क्या आपके पास आया था, आपने कहा था यहाँ पर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 आए थे। ठीक है, इसके अलावा आपका आया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हुआ, आपने कहा सेंटर में जो चीज है, सेंटर यानी कि आपका ब्रेन, और आपके जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंटर वाला पोर्शन आ गया है। अब इसके चारों तरफ जो नर्व फैले हुए हैं वो आपकी हुई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होता है आपके नर्वस सिस्टम का काम, आपकी बॉडी में आप किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीजें हुई, आप कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर आप कोई भी चीजों को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। आपने सुना,
ठीक है, आपने उस चीज को सुना और उस चीज को समझा, आपने देखा और उस चीज को एनालाइज किया। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में, आप नर्वस सिस्टम को सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं उस शब्दों को, तो यहाँ पर पूरी जो प्रोसेसिंग चल रही है आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा ही चल रही है। सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ पर आए हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस समझते हैं आप लोग, उद्दीपक जिसे कहते हैं। स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर आपने कहा कि मैं बोल रही हूँ, मेरी जो आवाज है वो आपके लिए स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को, उद्दीपक को रिसीव किया गया है आपके रिसेप्टर के द्वारा। ठीक है, अब रिसेप्टर आपके क्या होंगे, आपने कहा रिसेप्टर आपके क्या होंगे, यहाँ पर आपने कहा आपके कान और आपकी आंखें, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि मैं बोर्ड पे क्या लिख रही हूँ। तो आपके जो स्टिमुलस है, आपका बोर्ड भी है, जो मैं लिख रही हूँ वो भी है, और आपके जो आपका जो स्टिमुलस है वो मेरी आवाज है, मेरे शब्द हैं जो मैं बोल रही हूँ। आपके रिसेप्टर क्या होंगे, आपने कहा आपके रिसेप्टर आपके कान भी है और आपकी आंखें भी हैं, दोनों क्या कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं वहां पर। अब आपने रिसीव किया तो क्या होगा, ये जो कमांड है वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा कहाँ, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजी जाएगी। ठीक है, आपने न्यूरॉन के प्रकार पढ़े हैं, जब आप 9th-10th में थे तब आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आपने कहा जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन आप इस कमांड को, इस मैसेज को कहाँ पे लेके जाएंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन सारी चीजों को एनालाइज करता है। आपने जो चीजें देखी, आपने जो चीजें सुनी, अब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उन चीजों को एनालाइज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अब आपको क्या देगा, जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन के द्वारा आपको क्या दी जाती है, कमांड दी जाती है। नहीं समझे इस बात को तो हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो आपको चैप्टर में हर बार दिया जाता है। आपने कहा कोई गर्म वस्तु थी, आपने उसे टच किया और तुरंत हटा लिया। वो गर्म वस्तु क्या थी, स्टिमुलस था, आपका उद्दीपक था। आपकी स्किन, आपका हाथ क्या था, वहां पर रिसेप्टर था। अब ये वस्तु गर्म है, ये आपके न्यूरॉन के द्वारा कहाँ भेजी गई है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजी गई है। किसके द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा भेजी गई है। ठीक है, अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने देखा, एनालाइज किया कि ये आपके लिए खतरा भरा हो सकता है या खतरा भरा है, क्योंकि गर्म वस्तु है, आपका हाथ जल जाएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन के द्वारा एकदम आपको कमांड दी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। किसके द्वारा दे रहा है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा दे रहा है। मोटर न्यूरॉन के द्वारा कमांड जब आपको दी गई, आपने तुरंत हाथ हटा लिया। अब देखिए कि ये जो प्रोसेस होती है विद इन अ सेकेंड होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने टच किया और आप कुछ सेकंड के लिए सोचेंगे और फिर आपको कमांड मिलेगी, फिर आप हाथ हटाएंगे। आपने कहा आपने तुरंत टच किया और तुरंत आपने हाथ को हटा दिया है। इस बीच में इतनी सारी चीजें हो गई आपकी बॉडी में, मैसेज भेजा गया, मैसेज को रीड किया गया, कमांड भेजी गई और एक्शन लिया गया। ये सारी चीजें विद इन अ सेकेंड आपकी बॉडी में हो रही है। किसके द्वारा हो रही है, नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रही है। और आपने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, देखिए जो भी मैसेजेस को पास करने का काम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही तो करेगा। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है कमांड देना। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे आपके बॉडी में फैले होते हैं और क्या करेंगे, मैसेज को पास कराने का काम करते हैं। तो आपने क्या लाइन पढ़ी है, क्यों हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात अभी कर रहे हैं। आपने कहा यहाँ पर जो ओपियोइड्स होते हैं वो ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, और ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ होंगे, आपके सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ओपियोइड्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ये जो ड्रग्स होते हैं इन्हें क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रिसेप्टर। नेक्स्ट क्या होता है, फिर जब रिसीव करेंगे तब हमारा जो वहां पर ब्रेन होता है या हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को कमांड दी जाती है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि जब तक रिसेप्टर ने रिसीव नहीं किया तब तक मैसेज आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, और जब तक मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचा आपका ब्रेन आपको कमांड नहीं देगा। नेक्स्ट लाइन आपने क्या पढ़ी, आपने कहा ओपियोइड्स आर जनरली यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक एंड गिवन एज अ मेडिसिन फॉर पेन रिलीफ एंड आल्सो इन अ डायरिया। आपको कहा गया कि ओपियोइड्स का उपयोग आमतौर पर हम एनाल्जेसिक यानी पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है और दर्द राहत और दस्त में भी दवा के रूप में किया जाता है। क्लियर है इतना, चलिए नेक्स्ट लाइन आपको बता रही है हाउएवर they are frequently taken as a drug to create a
यूफोरिया, opioids are one of the common drugs that are abused along with कैनाबिनॉइड्स। क्या आपको बोला गया है, आपने कहा हालांकि इन्हें अक्सर उत्साह पैदा करने वाली दवाओं के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। ड्रग्स का उपयोग जब आप करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, सुपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप अधिक मात्रा में इसे लेते हैं तो ये क्या करता है, आपको सुपर एक्टिव कर देता है। ओपियोइड्स आम दवाओं में से एक है जिसका कैनाबिनॉइड्स के साथ दुरुपयोग किया जाता है। ओपियोइड्स एंड cocaine are known as a narcotics. It causes a addiction and overdose can be fatal. If they are stopped suddenly after a long-term use, then the person may experience withdrawal symptoms. अब आपको क्या क्या चीजें बोली गई हैं ध्यान से देखिए। ओपियोइड्स और कोकीन नशीली पदार्थों के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है, नशीली पदार्थों के रूप में आप इन्हें जानते हैं। ये लत का कारण बन सकती है क्योंकि अगर आपने लंबे टाइम तक इनका यूज किया है तो आपको इनकी लत लग सकती है, आदत लग सकती है और अधिक मात्रा में घातक हो सकती है। अब होता है कि आप लंबे टाइम से क्या करें, ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, आप कोई व्यक्ति कर रहा है, आप नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक इनका उपयोग कर रहा है तो कहा जाता है कि लंबे समय तक उपयोग करने के बाद अचानक अगर बंद किया जाए तो व्यक्ति को वापसी के लक्षणों का अनुभव हो सकता है। पहले पहले तो क्या वो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, एकदम से अगर छोड़ दिया है लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, वो जो पर्सन है वो नॉर्मल हो सकता है। तो आपने जाना ओपियोइड्स के बारे में, क्या होते हैं ओपियोइड, एग्जाम्पल आगे ध्यान देंगे, उससे पहले आप एक बार देख लीजिए ओपियोइड्स के बारे में। चलिए तो अब देख लेते हैं ओपियोइड्स के एग्जाम्पल कुछ जो आपके पास आते हैं। ये हैं आपके पास एग्जाम्पल जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्फिन के बारे में आपने पढ़ा था डिटेल में जब आप चैप्टर देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 नंबर का प्रश्न आपके पास है जिसमें आपको कहा गया है बी लसिकाणु व टी लसिकाणु में कोई दो अंतर लिखिए, यानी कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। आपको दोनों में कोई दो अंतर बताने हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 या 3 ही अंतर लिखिएगा, आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं लिखने हैं, यानी कि आपको जितने नंबर का प्रश्न है उतना ही आपको आंसर वहां पर लिखना है। तो देख लेते हैं आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं बी सेल और टी सेल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं मैचुरेशन, यानी कि ये परिपक्व कहाँ होती है, दोनों बनती कहाँ है, दोनों बोन मैरो में बन रही हैं, ठीक है। मैचुरेशन कहाँ हो रहा है, परिपक्वता दोनों में कहाँ हो रही है, परिपक्वता दोनों की अलग अलग है, जिसमें आपने कहा कि जो टी सेल है वो आपके थाइमस में क्या होती है, मेच्योर होती है, ठीक है, आपके थाइमस में मेच्योर होंगी, और जो बी सेल होती है वो बोन मैरो में ही क्या होंगी, मेच्योर होंगी, ठीक है, पहला डिफरेंस मिल गया है। अब आता है एक्टिवेशन, यानी कि सक्रिय कहाँ होते हैं, आपने कहा जो टी सेल होती हैं बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स डिस्प्लेइंग पेप्टाइड पेप्टिडेज ऑफ पैथोजेंस ऑन सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। बी सेल कहाँ होंगी, आपने कहा व्हेन रिसेप्टर्स ऑन बी सेल्स बाइंड टू ईदर soluble or a membrane bound antigen। तीसरा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा, ऑन एक्टिवेशन टी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू इफेक्टर सेल्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक्टिवेशन के बाद जो टी सेल होती है वो इफेक्टर सेल में क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। बी सेल क्या होती है, ऑन एक्टिवेशन बी सेल डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल, जो बी सेल होती है वो प्लाज्मा सेल में क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ इफेक्टर सेल्स आपने कहा 2 होती है, जिनमें हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, और बी सेल में क्या होता है, एक होता है जिसमें प्लाज्मा सेल होती है। फंक्शन ऑफ इफेक्टर सेल क्या क्या होते हैं, आपने कहा हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट एंड स्टिमुलेट अदर सेल्स लाइक अ माइक्रोफेजेस, बी सेल्स साइटोटॉक्सिन टी सेल्स एक्सेट्रा बाय सिक्रीटिंग साइटोकाइनेज। आपने कहा कि यहाँ पर जो हेल्पर टी सेल्स होती है वो क्या क्या स्टिमुलेट करती हैं, वो इन सारी सेल्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए इम्यून सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा, अपनी सारी सेल्स के बारे में पढ़ा, मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है, बी सेल्स क्या कर रही हैं, ठीक है। बी सेल में आपने क्या कहा, प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, कौन सिक्रीट कर रहा है एंटीबॉडीज को, आपकी बी सेल यहाँ पर सिक्रीट कर रही हैं। साइटोटॉक्सिन टी सेल्स अटैक एंड किल अदर सेल्स इन्फेक्टेड विद अ पैथोजन। जो साइटोटॉक्सिन टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो सेल्स यहाँ पर पैथोजन के द्वारा क्या की गई हैं,
इन्फेक्ट की गई हैं उन्हें क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। बी सेल क्या करती हैं, बी सेल रिस्पॉन्सेज डिपेंड्स ऑन अ सिग्नल फ्रॉम हेल्पर टी सेल्स। बी सेल का जो रिस्पॉन्स होता है वो हेल्पर टी सेल्स के सिग्नल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट में आपने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पैथोजन जिसमें ट्रिगरिंग एपोप्टोसिस इन इन्फेक्टेड सेल्स, और आपने बी सेल में क्या पढ़ा, डायरेक्टली neutralized by the antibodies or are tagged to be the destroyed subsequently by a macrophage। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 नंबर का प्रश्न आपके पास यहाँ पर पूछा गया है जिसमें आपसे कहा गया है व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर न्यूबॉर्न बेबी। क्या होता है कोलेस्ट्रॉम, आपने कहा जब पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, डिलीवरी हो गई है, उसके बाद मदर का जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क होता है जो कि क्या होता है, येलो कलर का होता है, उसे आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कि न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यही ब्लड होता है जो कि जो न्यूबॉर्न है उसकी जो इम्यूनिटी होती है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे कि आपने कहा WBC का वहां पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बहुत सारे वहां पे क्या होंगी, जो इम्यून सेल्स होती हैं वो जनरेट होती हैं, तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है कहा जाता है कि वो न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कहा कोलेस्ट्रॉल इज द फर्स्ट मिल्क योर बेबी प्रोड्यूस योर बॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, आपको कहा गया कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर द्वारा उत्पादित पहला क्या होगा, मिल्क होगा। इट फॉर्म्स इन योर मेमोरी ग्लैंड्स and plays an important role in building your baby's immune system। आपको कहा गया कि यह आपके स्तन ग्रंथियों में बनता है और आपके बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। If you plan on breastfeeding, it is the first milk your baby will get from your breast। आपको कहा गया है कि यदि आप स्तनपान कराने की योजना बना रही है तो यह पहला दूध है जो कि आपके बच्चे को क्या होगा, प्राप्त होता है। If you don't want to breastfeed or if your baby is struggling to breastfeed, you can hand express colostrum। यानी कि आपको कहा गया है कि यदि आप स्तनपान नहीं कराना चाहते हैं या आपका बच्चा स्तनपान करने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो आप हाथ से कोलेस्ट्रॉल निकाल सकती हैं और अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं। It is in high protein, vitamin, minerals, immunoglobulin that helps build your baby's immune system। It is often called a liquid gold because it is rich golden color and valuable benefits। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। आपने कहा इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि आपके बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसे समृद्ध सुनहरे रंग और मूल्यवान लाभों के कारण अक्सर इसे तरल सोना कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि जो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कब तक बनता है, डिलीवरी के 3 से 4 दिन तक ये बनता है, उसके बाद जो नॉर्मल मिल्क है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर न्यूबॉर्न के लिए ये भी आप जान चुके हैं, तो एक बार देखिए जो डेफिनेशन है और जो इम्पोर्टेंस है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें आपसे कहा गया है मेंडल के परीक्षार्थ संकरण को चित्र की सहायता से समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन मेंडल्स टेस्ट क्रॉस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको यहाँ पर क्या बताना है, टेस्ट क्रॉस को बताना है। तो आपके पास 2 टेस्ट आते हैं, एक तो आपके पास आए टेस्ट क्रॉस, ठीक है, दूसरा आपके पास आता है बैक क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर टेस्ट क्रॉस को आपको पूछा है क्यों टेस्ट क्रॉस कराते हैं। आपने कहा जब आप मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहे थे, फर्स्ट लॉ के बारे में जब आपने बात की तो आपके पास F1 जनरेशन कुछ आई थी इस प्रकार से, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें आपको सारे टॉल प्लांट मिले थे, ये है F1। F2 जो आपके पास आई थी वो ये आपके पास आई थी। अब आपने कहा कि ये जो जीनोटिपिक रेशियो है ये है 1:2:1 और जो फिनोटिपिक रेशियो है ये है 3:1। अब हमने कहा आपको कैसे पता चला कि देखिए ये वाला जो फिनोटिपिक रेशियो ये तो ठीक है, हमें दिख रहा है कि 3 लंबे हैं और एक छोटा है, एक बौना है। आपने कहा कि आपको कैसे पता चला कि ये इसमें से ये जो एक है ये प्योर टॉल है और ये जो 2 है वो हाइब्रिड टॉल है।
क्योंकि देखने में तो तीनों ही क्या है आपको लंबे दिख रहे हैं। तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि जीनोटाइपिक रेशियो आया कैसे यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए आपने क्या किया होगा, इसके लिए आपने जीन की स्टडी की होगी। जीन की स्टडी किस प्रकार से की, आपने कहा यहाँ पर टेस्ट क्रॉस कराया गया, टेस्ट किया गया यहाँ पर कि किस प्रकार से जो क्रॉस है वो यहाँ पर आया। कैसे आया, आपने कहा जब भी हमें टेस्ट क्रॉस कराना है तो जो F2 के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका क्रॉस हम होमोजाइगस जो रेसेसिव पेरेंट है, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, उससे करा रहे हैं। अब इनके जो पेरेंट है वो क्या होंगे, ये होंगे। तब आपके पास ये आए हैं। तो हमने बात की है होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट की। होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट आपको कहाँ मिलेंगे, जब आपने क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी का। ठीक है, ये क्या थे, पेरेंट थे। तो रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट आपका कौन निकला, आपने कहा ये वाला। आपने क्या कराना है, F2 का क्रॉस आपने रेसेसिव पेरेंट से कराना है और तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो F2 जनरेशन आपके पास आई है वो किस प्रकार से आई है। तो क्या कराएंगे आप लोग, आपने कहा सबसे पहले हम क्रॉस करा लेते हैं कैपिटल टी का, उसके बाद हम कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का, देखते हैं क्या रिजल्ट आपके पास आते हैं। सबसे पहले आपने कहा जब आपने कैपिटल टी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराया है, ये आपके पास F2 जनरेशन आई है, ध्यान दीजिए ये F2 जनरेशन है, ये रेसेसिव पेरेंट है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, सारे पौधे आपको कैसे मिले, लंबे देखने को मिले। एक तो ये हो गया है। सेकंड में आपने कहा कि जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, यहाँ पर आपके पास दो प्रकार के पौधे आए, लंबे और बौने। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, आपने कहा ये हमारे पास रेसेसिव पेरेंट है, होमोजाइगस है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर आपके पास टॉल प्लांट आए हैं। टॉल प्लांट का मतलब क्या था, आपने कहा इसका मतलब ये होमोजाइगस क्या था, टॉल था। क्यों टॉल था, क्योंकि यहाँ पर अगर ये क्या होता, स्मॉल होता, अगर ये बौना पौधा होता, तो बौने पौधे को तो अभी हमने लिया नहीं है, हमने कहा अगर ये हेटेरोजाइगस टॉल होता तो यहाँ पे एक स्मॉल टी होता। अगर यहाँ पे एक भी स्मॉल टी होता तो आपको यहाँ पर बौना पौधा मिल जाता, लेकिन आपको कोई भी बौना पौधा नहीं मिला है, इसका मतलब ये होमोजाइगस क्या है, टॉल है। जब आपने यहाँ पर देखा तो आपने कहा कि 50% तो यहाँ पे कैसे थे, टॉल थे, 50% यहाँ पर डॉग थे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये होमोजाइगस टॉल होता तो आपके पास सारे लंबे पौधे आते, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये पौधा दिखने में लंबा है, लेकिन आपके पास बौने पौधे आए हैं, इसका मतलब इसके पास एक ने एक क्या था, यहाँ पर रेसेसिव एलील था, यानी कि यहाँ पर क्या था, जो डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एलील यहाँ पर था। तो इस प्रकार से आपने क्या पता किया है कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो किस प्रकार का है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैक क्रॉस जो है, बैक क्रॉस भी आप लोग देख करके आएंगे कि बैक क्रॉस में आप क्या करते हैं। तो आज की जो सेशन है उसमें हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।